अमित और सरिता शादी के बाद पहली बार सरिता के गांव धौलपुर जा रहे होते हैं। अमित का विदेश में काम होने की वजह से उन दोनों का यहां आना नहीं होता था। इस वजह से सरिता अपनी शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपने गांव जा रही होती है। सरिता की बेटी रोशनी भी उन लोगों के साथ पहली बार अपनी नानी के घर जा रही थी। आज इतने सालों बाद गांव जा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या बदल गया होगा वहां सभी हमें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। शादी के बाद हमें कभी गांव आने का मौका नहीं मिला। अच्छा किया तुमने किसी को नहीं बताया कि हम गांव आ रहे हैं। अमित सरिता की ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है और उन लोगों को पहुंचने में रात हो जाती है। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे है, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहां से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है, उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में
अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गेट पर दस्तक देने के बाद सरिता की मां शांता हाथ में मशाल लिए गेट खोलती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? हमें मारने का इरादा है क्या? तुम लोग इतनी रात को, वो भी आज अमावस की रात को? ये सब सरिता का आइडिया था, आप लोगों को सरप्राइज देने का। और ये अमावस की रात का क्या लगा रखा है पूरे गांव में? जो मिलता है अमावस की रात बोलकर हमें डरा देता है। शांता सभी को घर के अंदर लेकर जाती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शादी के बाद इस गांव में क्या क्या हो चुका है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बाबा की जान भी इस अमावस की काली रात ने ली है। रास्ते में रामानंद मिला था, वो भी ऐसी ही बातें कर रहा था। क्या क्या कहा तुमने? रामानंद मिला था? हाँ, गांव के पुराने कुएं के पास। लेकिन आप उसका नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई? क्योंकि आज से 15 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। रामानंद उस कुएं में कूदकर मर चुका है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिसे कुएं के पास देखा वो आखिर था कौन। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों ने आज की रात यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सब घर के बाहर कदम नहीं रखना। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रोशनी को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने वही कुएं का नजारा घूम रहा होता है। सभी जब सो जाते हैं तो रोशनी अकेले ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती है। जोर से गेट टकराने की आवाज से सरिता की आंख खुलती है। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चली गई? तभी सरिता देखती है कि रोशनी उस कुएं की ओर जा रही है। सरिता भी उसके पीछे पीछे कुएं की तरफ निकल जाती है। रोशनी, रोशनी रुको, उधर मत जाओ। रोशनी। रोशनी उस कुएं के पास पहुंचकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि पीछे से सरिता आकर उसे पकड़ लेती है। तभी कुएं के अंदर की दीवार से बिल्ली की तरह चलता हुआ रामानंद निकलता है। सरिता उसे देखकर डर जाती है। तुम मेरी बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। रामानंद सरिता को धक्का देता है और रोशनी को अपने साथ कुएं के अंदर ले जाता है। सरिता वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो कुएं की बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुएं के पास उल्टी लटकी होती है। तुम दोनों यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? मैंने साफ साफ कहा था कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। रोशनी, रोशनी की ये हालत कैसे हुई? रोशनी, वो रामानंद रोशनी को अपने साथ कुएं में लेकर कूद गया था। सभी सरिता और रोशनी को लेकर घर जाते हैं। रोशनी को तेज बुखार होता है। सरिता शांता से रामानंद की मौत के बारे में पूछती है। ये सब क्या हो रहा है? रामानंद तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। वो अचानक हमारे जान का दुश्मन क्यों बन बैठा है? उसने मेरे पिताजी की जान क्यों ली? रामानंद बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने शहर जाकर तुम्हारी शादी अमित से करा दी। इस बात से रामानंद पागल जैसे हो गया।
और एक अमावस्या की रात वो उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या इस वजह से उसने पिताजी की हत्या कर दी और हमारे भी जान का दुश्मन बन बैठा है? तुम सभी आज ही इस गांव से दूर चले जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। सरिता, अमित और रोशनी उसी दिन उस गांव से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रामानंद की आत्मा किसी भी हालत में उन्हें ये गांव छोड़कर नहीं जाने देना चाहती थी। वो लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकलने लगते हैं। तभी सरिता गाड़ी के शीशे में देखती है रामानंद उनके साथ उसी गाड़ी में बैठा होता है। वो देखकर जोर से चिल्लाती है, रामानंद, रामानंद यही है, हमारे साथ इसी गाड़ी में है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो तुमसे प्यार करता था। तभी रोशनी अचानक से उठ जाती है और गाड़ी से निकलकर कुएं की ओर भागने लगती है। सरिता और अमित भी उसके पीछे जाते हैं। रोशनी कुएं के पास जाकर रुक जाती है। रामानंद, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। रोशनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। मुझे और सरिता को अलग करना चाहते हो ना? लेकिन मैं तुम्हारा ये मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। रामानंद अमित को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। मैं आज तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं हो सकोगी। तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे तुम्हारे इश्क के बारे में कोई खबर नहीं थी रामानंद। मैंने अपने जीवन में अमित से प्यार किया है। रामानंद कुएं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रामानंद उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अमित और सरिता रोशनी को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है।
हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया।
तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, अब जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे यह साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी।
अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सबने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। अरे भाई वो देख, क्या लड़की है, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूं। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे।
ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंगाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतरियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था। वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था, जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता, जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को
इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका, वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं। साल 1996। आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आती है तो रूह कांप उठती है। मैं उस समय 15 साल का था और जून में मेरे फादर के ट्रांसफर के कारण हमें एक दूसरी जगह सेटल होना पड़ा। इस जगह के खौफनाक सच से हम सब अनजान थे। एक दिन स्कूल से निकलते ही काले बादल ढाने लगे। मैं इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था और ऐसे में भीगने की पूरी संभावना थी। अरे आदर्श, तू भाग क्यों नहीं रहा है? जल्दी घर पहुंच, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए और दहशत का समय भी। मैं मेरे दोस्त की बात ठीक से नहीं समझ पाया और मैंने उसे रोकते हुए बोला, तेरे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि अगर हम घर तक भागे तो ये तय है कि भीग जाएंगे हम, और मंडे को सबमिट करने वाला प्रोजेक्ट भी मेरे बैग में है। पानी की चंद बूंदे भी मेरे हफ्तों की मेहनत बर्बाद कर देगी, जो मैं नहीं चाहता। तो तू क्या चाहता है? मौत? इसमें मौत की बात कहां से आई? देख आदर्श, मेरे पास अभी तुझे समझाने का समय नहीं है। अगर तुझे खड़ा रहना है तो खड़ा रह, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश तेज होने के बाद उसके बूंद से भी दूर रहना। अगर बारिश में कोई भी छाता लिए तेरे पास आए तो भूल कर भी उसके पास मत जाना,
क्योंकि वो बहरूपिया तुझे खूनी बारिश में फंसाकर एक भयानक मौत की नींद सुला देगा। इतना कहने के साथ ही नितिन भी वहां से निकल गया। लेकिन उस समय गौर करने वाली बात यह थी कि अब आसपास के सभी लोग भागने की फिराक में थे। दुकानदार दुकानें बंद करके जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। वहीं वॉचमैन अंकल भी जल्दी से ताला मारकर घर जाने की जल्दबाजी में थे। कुछ ही समय में मेरे आसपास का पूरा माहौल सुन्न हो गया और एक लौता सिर्फ मैं ही उस अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहा। कुछ देर में बारिश ने अपना एक भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते अब मेरा जाना तो और मुश्किल हो गया। स्कूल था तो फोन तो लाया नहीं और ना ही कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे भी घर जाने की चिंता होने लगी। और अब एक ऐसा भी समय आया जब सूरज लगभग ढल चुका था। मेरे अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देने लगे। जब मैंने बारिश को लाल होते हुए देखा, मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये बारिश अब लाल क्यों हो रही है। लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून है। और तभी मुझे नितिन की कही हुई बात याद आई, जो उसने बताई थी खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ये बारिश एक खूनी बारिश थी। लेकिन आज तक जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसी किसी खून की बारिश को ना तो होते हुए देखा और ना ही कभी सुना था। अब तो बदबू भी आने लगी थी और तभी मुझे दूर खड़ा एक आदमी दिखा, जिसने छाता लगा रखा था और एक दीवार को एकटक घूरे जा रहा था। मैं उसके नजरिए को कुछ समझ नहीं पाया और उसे आवाज देने लगा, हेलो, ओ चाचा, हेल्प करो प्लीज, मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। मैं उस स्ट्रेंजर को आवाज देने लगा। मुझसे काफी दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उसने मेरी आवाज साफ सुनी। उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चलने का तरीका कुछ यूं था जैसे कोई भेड़िया खड़ा होकर सीधा बढ़ता हो अपने शिकार की तरफ। वो स्ट्रेंजर मेरे एकदम करीब आ चुका था, लेकिन फर्क इतना था कि वो उस भीगते बारिश में छाता लिए खड़ा था और मैं उससे थोड़ी दूरी पर एक मकान की छत के नीचे बारिश से छुपा हुआ था। वो स्ट्रेंजर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा और मुझे भी अब सेफली घर पहुंचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस अनजान आदमी के हाथों पर पड़ी तो मेरे कदम वहीं लड़खड़ाने लगे। मैंने देखा उस आदमी ने अपने हाथ में खून से लथपथ चाकू पकड़ा हुआ था, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले उसी चाकू से किसी के जिस्म को फाड़ा हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया और वापस पीछे हट गया। पर तभी मैंने देखा कि सामने खड़े उस शख्स का चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह होने लगा। नुकीले दांत और पंजे खतरनाक। हिम्मत करके मैं वहीं खड़ा रहा और तभी एक बिजली कड़की और वो भेड़िया मानव वहां से गायब हो गया। लेकिन तभी मुझे एक आदमी दिखा जो अभी तक अपनी दुकान में ही था और शायद मेरी तरह वो भी इस खूनी बारिश में फंस चुका था। मैं उससे दूर था, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी अभी जैसे ही पलटा कि वो भेड़िया मानव उनके पीछे अचानक से कहीं से हाजिर हो गया। ये वही था जो कुछ समय पहले मुझे गुमराह करने की साजिश में था। उस भेड़िया मानव के दिखते ही वो आदमी अपना संतुलन खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे उस छांव से बरसते खूनी बारिश में भीगते हुए भागने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी नजर उस आदमी से हटते हुए उस भेड़िया मानव पर गई। मैंने उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक बार भी उस शैतान ने उस आदमी का पीछा नहीं किया और ना ही उस पर झपटा। लेकिन बावजूद इसके
कुछ ही देर बाद वो आदमी चिल्लाने लगा और भागते भागते अपने आप ही उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। वो अपने आप सूखने लगा और कुछ पल में उसके शरीर की अंतड़ियां बाहर आने लगी और रास्ते पर ही गिरकर बेहोश हो गया वो। जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो का लग रहा था, सच बताऊं तो अब उसका वजन 10 किलो से ज्यादा भी नहीं होगा। तभी दूर से वो भेड़िया मानव भागता हुआ वहां पहुंचा और उस आदमी को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। मैंने और एक चीज भी देखी कि उस आदमी को जब खूनी बारिश में खींचता हुआ वो भेड़िया मानव जंगल में ले जा रहा था, तो उसके साथ कुछ लोग भी थे जो एकदम सूखे हुए और डरावने दिख रहे थे। वो लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन लगातार मुझे ही घूर रहे थे। समय खराब था, लेकिन नसीब अच्छा, तो वो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाकर मेरी सांस में भी सांस आई, क्योंकि अब तक मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। डांट तो बहुत मिली, लेकिन सच कहूं तो आज की घटी घटना उस वक्त बताना सही नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त नितिन के घर गया अपने साथ घटी घटना को बताने। नितिन, नितिन, बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज देने के कुछ देर बाद नितिन के घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। कौन हो बेटा? किससे मिलना है? मैंने जवाब दिया, नितिन। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। नितिन, चलो जाओ। नितिन अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। जाओ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि कल उस मनहूस बारिश ने मेरे पोते की जिंदगी छीन ली। निगल गई मेरे पोते का शरीर वो मनहूस बारिश। अब मैं थोड़ा बहुत इस चीज को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि कल नितिन उस बारिश के शुरू होने से ठीक कुछ समय पहले निकला था। मैं गहरी सोच में डूबा और उनसे उस खूनी बारिश की सच्चाई पूछी। दादी, आखिर इस गांव में बारिश का रंग लाल क्यों होता है? क्या गिरता है बारिश के पानी से? इस मनहूस गांव को पिछले 150 साल से हाय लगी है। कहते हैं एक जमाने में अचानक यहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, जहाँ बारिश समय पर न होने के कारण इस गांव के बहुत से किसानों ने खुद का कत्ल कर लिया और तभी एक मनहूस काल ने भी पहरा दिया। इस गांव से एक पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक तांत्रिक ने अपने गुलाम, जो कि एक भेड़िया था, उसे मानव के भेष में यहाँ भेजा, जो इंसानों के शरीर में से खून को गायब कर देता था। लेकिन कई पूजा पाठ के बाद इस विधि को नियंत्रण में लाया गया और अंत में ये निश्चित हुआ कि इस गांव में कभी भी ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे कोई भी काम किया जाए। लोगों के मुताबिक गांव को हाय लगी है और इसी कारण साल के 6 महीने इस गांव में बारिश होती है। लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि खून की होती है, जिसे खूनी बारिश के नाम से दहशत की दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं जो कोई शख्स या जानवर भूला भटका इस बारिश में निकलता है तो अपने आप ही उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। उसके शरीर में से खून गायब होने लगता है और जितना समय वो खूनी बारिश की बूंदों में बिताता है, उतने समय तक लगातार खून उसके शरीर से गायब होकर उस भेड़िए के जिस्म में जाता है, जो उसे और भी ताकतवर बनाता है। सच कहूं, इसके बाद कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तक मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका था और मैं वहां से फौरन अपने घर लौट गया, अपने दोस्त नितिन के मौत के मातम और एक भयानक दहशत के साथ। मैंने अब इसे छुपाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये
मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर बन सकती थी। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश इस गांव पर अपना दस्तक दे, हमें निकल जाना चाहिए। 2 दिन के भीतर हम वापस अपने होम टाउन आ गए और पापा ने भी अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। इस घटना को मैं अपने जीवन का सबसे सुखद और भयानक लम्हों में शामिल करूंगा, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी इस घटना की बू मुझे आज भी महसूस होती है। विहान, अथर्व और शिवांश तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तीनों 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद वेकेशन में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। मुझे लगता है इस बार हमें गोवा या मनाली नहीं, बल्कि गांव जाना चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव की हरियाली का आनंद उठाना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन हम में से किसके गांव चले? हम तीनों एक एक करके सभी के गांव चलेंगे, लेकिन शुरुआत विहान के गांव नाथुपुरा से करेंगे। हाँ, तो दिक्कत क्या है? चलो, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतना। मेरे गांव में तुम्हारी ये आवारागर्दी नहीं चलेगी, जैसे देर रात तक जागना, शाम को बाहर घूमना और सबसे खास भूत प्रेत का मजाक बनाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरा गांव अंधविश्वासी के साथ साथ कायर और फट्टू भी है। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। विहान, तू साइंस का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होकर इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता है, लेकिन कसूर तेरा भी नहीं है, क्योंकि तेरा जड़ ही वहां से जुड़ा है, तो ये तो लाजमी है। लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार हम तेरी और तेरे गांव दोनों की गलतफहमी दूर कर देंगे। तीनों दोस्त आने वाले वेकेशन में गांव जाने का प्लान कर रहे थे और तीनों ने चुना विहान का वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलने के बाद उस गांव की चुड़ैल निकलती है और गांव में अकेले टहल रहे किसी भी इंसान को जान से मार देती है। अब तीनों को भूतों में जरा भी विश्वास नहीं था और इस बार उनका मकसद भी यही था कि वो गांव पहुंचकर उस चुड़ैल वाली बात को उनकी गलतफहमी साबित कर दे, जो उन्होंने इतने सालों से पाल रखा है। शाम की ट्रेन से वो लोग अगले दिन दोपहर में पहुंच गए थे विहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों विहान के घर पहुंचे। उनके गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ विहान की दादी रहती थी और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड थे। अरे बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। जा, जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ, जा। तीनों दोस्त खाना खाकर एक ही कमरे में अपने अपने बेड्स पर रेस्ट करते हुए बातें कर रहे थे। अरे, तुम लोग सो कहाँ गए? अपना मकसद भूल गए क्या? अथर्व अपने दोनों दोस्तों के साथ कमरे से बाहर चुपके से निकलता है और दादी के कमरे में घर की चाबी लेने जाता है। अथर्व अकेला दादी के कमरे में गया था। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, एक पतले से हाथ ने उसकी टी-शर्ट पकड़ ली और पीछे से एक डरावनी आवाज आई, चाबी रख दे यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि विहान की दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। असल में विहान की दादी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसका चेहरा उस अंधेरी रात में भी इतना भयानक लग रहा था कि कमजोर दिल वाला तो वहीं मर जाए। ये देखकर अथर्व वहीं कांपते हुए बेहोश हो गया। जब बहुत समय तक अथर्व नहीं लौटा, तब उनके वो दोनों दोस्त दादी के कमरे में आए तो देखा कि उनकी दादी बेड पर थी ही नहीं। अरे, दादी कहाँ गई? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकती है?
अरे हो सकता है वॉशरूम गई होंगी, लेकिन पहले इस डरपोक को उठा, ना जाने क्या देख लिया कि यही बेहोश हो गया। वो दोनों उस रात नहीं जा पाते क्योंकि अथर्व उस हालत में नहीं था। अगली सुबह अथर्व की जब आंख खुलती है तो उसे उसके ठीक बगल में विहान की दादी बैठी दिखती है, जो अभी भी उसी खौफनाक चेहरे के साथ थी। बेटा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? किसी को कुछ मत बताना कि मैं कौन हूँ, वरना कोई तुझे नहीं जान पाएगा कि तू कौन था। अच्छा बेटा मेरा। इसके बाद विहान की दादी वहां से चली जाती हैं। अथर्व अभी भी सदमे में होता है और अपने दोनों दोस्तों को यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाने को कहता है। उसी शाम जब तीनों दोस्त गांव की सैर कर रहे होते हैं तो वो एक चीज नोटिस कर रहे थे कि हर कोई उनसे दूर भाग रहा था। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। उन्हें इसकी वजह नहीं पता चल रही थी। एक चाय की टपरी चलाने वाले अब्दुल चाचा थे, जो विहान को तब से जानते थे जब से विहान बहुत छोटा था। विहान उस अब्दुल चाचा के पास गया और उनसे बोला, अब्दुल चाचा, भूल गए क्या मुझे? ना बेटा, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? तुझे तो मैंने मेरी गोद में खिलाया है। इसके बाद विहान उनसे गांव की चुड़ैल और शाम ढलने के बाद किसी का भी गांव में ना दिखने का कारण पूछता है, और ये भी पूछता है कि आखिर उन तीनों को देखकर गांव के लोग भाग क्यों रहे हैं। बेटा, असली कहानी ये है कि जिस गांव की चुड़ैल का जिक्र तुम इतने समय से सुन रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी ही है। गांव की चुड़ैल जो रात में निकलने वाले का शिकार करती है, वो तुम्हारी दादी है। ये सुनने के बाद विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बेटा, ये बात तुम्हारे घर वालों को भी पता है। आज से 7 साल पहले तुम्हारी दादी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन एक चुड़ैल उसी समय गांव में साया बनकर घूमती थी। उसे एक शरीर की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अपना शिकार कर सके। जब गांव के लोग उसे मारने गए तब तुम्हारी दादी भी उनमें से एक थी, लेकिन लौटते वक्त उस चुड़ैल ने तुम्हारी दादी के आत्मा को बांसवाड़ी में बांध दिया और उस चुड़ैल की आत्मा ने तुम्हारी दादी के शरीर में घर कर लिया। तब से तुम्हारी दादी इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलती है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर में कोई भी भगवान की मूर्ति और पूजा घर नहीं होगा, और अंधेरे में कभी भी दीप या कोई भी रोशनी नहीं जलती, क्योंकि चुड़ैल शैतान की पूजा करती है, भगवान की नहीं। इसके बाद अथर्व ने भी कल रात वाली बात का जिक्र किया, और अब तीनों काफी डर गए थे क्योंकि ये तीनों उस चुड़ैल के घर में रह रहे थे। इसी वजह से कोई भी इनके करीब नहीं जाना चाहता था। अब समझ आया कि मेरे घर वाले मुझे अपने गांव क्यों नहीं आने देना चाहते थे, ना ही उन्होंने कभी इस सच को बताया। इसके बाद तीनों उस घर में गए, सामान बांधा और फौरन निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा, लेकिन मैं अब अपने पोते से अलग नहीं हो सकती। मेरे माया खेल के कारण ही तो मैंने उसे अपने पास बुलाया है। अब तो मेरा शरीर बहुत पुराना हो चुका है। अब मेरी आत्मा को नए शरीर की जरूरत है। इतना कहते ही विहान की दादी के अंदर बसी उस चुड़ैल की आत्मा ने विहान के शरीर के अंदर दस्तक दी, और इस डरावने दृश्य को देखते हुए
वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। कहते हैं अब विहान की दादी की जगह विहान का शरीर उस चुड़ैल का घर बन चुका है, जो अगले 60 साल तक यूं ही इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलेगा।